गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने लेसन नंबर 1 में देखा था जो आपके विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में चल रहा था। उसमें आपने विश्व की जनजातियों के बारे में देखा, उनमें कौन कौन सी जनजातियां किस किस जगह निवास करती है उनके बारे में अपन ने बात की। उनके अंदर ये देखा कि किस तरीके से उन्होंने वातावरण से समायोजन करके अपने अपने शरीर को, अपने आवश्यकताओं को, अपनी रहन सहन को उन वातावरणों में ढाल लिया था। इस बारे में अपन ने बात की थी। उन्हें 6 भागों में बांट करके हमने बताया कि कौन सी जनजाति कहां कहां निवास करती है, उनके बारे में हमने बात की। उनमें से 4 जनजातियां जो आपके सिलेबस में दे रखी है, उन 4 जनजातियों के बारे में आपको मानचित्र के द्वारा मैंने समझाया था। उनमें एस्किमो थी, बुशमैन थी, भील और मीणा थी। एस्किमो जनजाति जो थी वो टुंड्रा प्रदेशों व बर्फीले क्षेत्रों में पाई जाती है। आपने देखा था कि जो एस्किमो जनजाति को अलास्का, आपके कनाडा, आपके ग्रीनलैंड, इन क्षेत्रों में मैंने प्रदर्शित किया था। बुशमैन को हमने अफ्रीका में प्रदर्शित किया था तथा बील मीणा को हमने भारत के बारे में बात की थी। यहां तक का टॉपिक अपने लेसन नंबर 1 में देखा था। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो लेसन नंबर 2 की है। उस लेसन नंबर 2 में हम एस्किमो जनजाति का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इस विस्तार पूर्वक अध्ययन में हम एक विशेष जनजाति जो वातावरण से जूझ करके भी अपना जीवन यापन करती है, जो ठंडे प्रदेशों में रह करके किस तरीके से अपना जीवन यापन करती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है एस्किमो जनजाति। देखेंगे क्या है। एस्किमो शब्द का अर्थ कच्चा मांस खाने वाले होता है। क्या होता है बेटा? एस्किमो शब्द का अर्थ कच्चा मांस खाने वाली जनजाति या ठंडे प्रदेशों में रहने वाले। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले होता है। क्या होता है बेटा? कच्चा मांस खाने वाली जनजाति या ठंडे प्रदेशों में रहने वाले होते हैं। एस्किमो जो जनजाति है ये आज भी प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था बोले तो आदिम अवस्था जो हमारी हुआ करती थी, जंगलों में रहते थे, पेड़ पौधों से फल प्राप्त करते थे। इनके तो वहां जंगल भी नहीं है तथा वहां पे बर्फ जमी रहती है, 12 महीने बर्फ जमी रहती है। और 12 महीने बर्फ जमी रहने की वजह से ये आज भी प्राथमिक अवस्था में प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं, प्रकृति का ही उपभोग करते हैं, प्रकृति के साथ ही अपना जीवन यापन करते हैं। जो एस्किमो क्या हुआ? कच्चा मांस खाने वाली जनजाति को एस्किमो कहा जाता है। ये ठंडे प्रदेशों में रहने वाली जनजाति को भी एस्किमो कहा जाता है। अब बात करते हैं हम, ये कहां से उत्पत्ति हुई। इसकी उत्पत्ति, एस्किमो जो जाति है इसकी उत्पत्ति मंगोल जनजाति से मानी जाती है। किससे मानी जाती है बेटा? मंगोल, मंगोल जनजाति से मानी जाती है। मंगोल जनजाति से मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति मंगोल जनजाति से मानी गई है। एस्किमो जो है मंगोल के रूप में दिखे जाते थे, अर्थात इनकी जो शारीरिक बनावट है वो मंगोल जनजाति से संपर्क में की गई, तो इस वजह से इनको किसकी उत्पत्ति से मानी जाती है? मंगोल जनजाति की उत्पत्ति से मानी जाती है। अब हम इनकी शारीरिक बनावट देखते हैं, इनका शरीर किस तरीके का होता है, इनके रंग रूप, नाक, कान, आंख कैसी दिखाई देती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब इनकी जो तीसरा टॉपिक है वो है शारीरिक बनावट। शारीरिक बनावट के बारे में हम बात करेंगे। शारीरिक बनावट में देखते हैं इनका चेहरा, पहला आता है चेहरा। चेहरा किस तरीके का होता है, अर्थात किसी का फेस चौड़ा होता है, किसी का सपाट होता है, किस तरीके का होता है, तो उस तरीके से पहला हम इनका देखेंगे चेहरा। चेहरा सपाट व चौड़ा होता है। कैसा होता है? सपाट व चौड़ा होता है। कैसा होता है? चेहरा सपाट व चौड़ा होता है। इनका जो चेहरा होता है बिल्कुल सपाट होगा और चौड़ा होता है। ठीक है। दूसरा इनका क्या है? दूसरा देखते हैं अपन, इनकी त्वचा का रंग, स्किन कलर। जो इनका त्वचा का रंग है, इनके त्वचा का जो रंग है उसके बारे में बताएंगे कि इनका त्वचा का रंग कैसा होता है। पीलापन लिए
पीलापन लिए भूरा। कैसा होता है साहब? पीलापन लिए भूरा। इनकी जो स्किन होती है वो पीलापन लिए भूरी होती है। बाल, इनके बाल कैसे होते हैं? तीसरा है बाल काले व भद्दे। भद्दे अर्थात इनके जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, वो काले तो होते हैं तथा भद्दे मतलब बने हुए नहीं होते हैं। जैसे आप लोग में बाल बाते हैं उस तरीके से बाल बने हुए नहीं होते हैं, इसलिए उनको भद्दे कहा जाता है। ठीक है, बाल इनके काले व भद्दे होते हैं। कद, इनका जो हाइट होती है, हाइट की बात करेंगे, कद मजली, मजला, जो इनका कद है वो कैसा होता है? मजला, ना लंबा ना चौड़ा, इस तरीके का होता है, मजला होता है बेटा, मजला, मजला जो बीच का होता है उसके लिए ना ज्यादा लंबा ना ज्यादा छोटा, अर्थात समान हाइट का, तो उसे मजला होता है। नाक चपटी होती है इनकी, अर्थात नाक जो होती है वो कैसी होती है? चपटी। नाक जो होती है वो कैसी होती है? चपटी होती है साहब। इनकी जिस तरीके से इनकी नाक होती है वो चपटी होती है। जबड़ा भारी होता है, जबड़ा भारी होता है क्योंकि नॉनवेज खाते हैं ये, अर्थात मांसाहारी होते हैं, तो मांसाहारी होने के कारण इनका जबड़ा किस तरीके से हो जाता है? भारी हो जाता है, तो इनका जबड़ा भारी होता है। मुंह चौड़ा होता है, क्या होता है? मुंह चौड़ा होता है। मुंह इनका जो होता है वो किस तरीके का होता है? चौड़ा होता है। इनका मुंह चौड़ा होता है। उसके बाद में इनका शरीर, जो इनकी पूरी फिजिक है, जो इनका शरीर है वो हष्ट पुष्ट, हष्ट पुष्ट, हष्ट पुष्ट। इनका जो शरीर होता है बेटा वो कैसा होता है? हष्ट पुष्ट, मजबूत होता है, क्योंकि बर्फीले क्षेत्रों में, पहाड़ पर्वत मैदानों में रहते हैं ये, बर्फ के पहाड़ों पे चढ़ते हैं, बर्फ के मैदानों में रहते हैं, तो इनका वातावरण के कारण शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है। स्वभाव, स्वभाव कैसा होता है इनका? स्वभाव, हंसी मजाक करते हैं ये लोग, तो इनका स्वभाव होता है सरल व हंसमुख, सरल व हंसमुख। कैसा होता है? सरल व हंसमुख। अब एक बार वापस इनकी शारीरिक संरचना के बारे में देखते हैं। इनकी शारीरिक बनावट कैसी होती है? चेहरा सपाट व चौड़ा होता है, त्वचा का रंग पीलापन लिए भूरा होता है, बाल काले व भद्दे होते हैं, कद मजला होता है, नाक चपटी होती है, जबड़ा भारी होता है, मुंह चौड़ा होता है, शरीर हष्ट पुष्ट होता है, स्वभाव सरल व मजला होता है। अर्थात एस्किमो जो जनजाति है, जो जिसका अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाले, अर्थात ठंडे प्रदेशों में रहने वाले। उसके बाद इनकी उत्पत्ति मंगोल जनजाति से। शारीरिक बनावट आपके सामने, चेहरा सपाट व चौड़ा, त्वचा का रंग पीलापन लिए भूरा, बाल काले व भद्दे, कद मजला, नाक चपटी, जबड़ा भारी, मुंह चौड़ा, शरीर हष्ट पुष्ट और स्वभाव सरल व हंसमुख होता है। अब इनके एक बार निवास स्थान को और इनके उपनामों को हम देख लेते हैं। देखिए, अब इनके जो निवास स्थान है उसके बारे में बात करेंगे। यह जनजाति, हम इसके निवास स्थान के बारे में बात करते हैं। देखिए इसके निवास स्थान कैसे है। पहला टॉपिक है हमारा इसके अंदर एस्किमो में। अब तक अब जो चल रहा था वो एक सामान्य परिचय था। सामान्य परिचय के आगे अब चलता है हमारा पहला टॉपिक, जिसमें आता है निवास स्थान, निवास क्षेत्र, या स्थान भी कर सकते हैं आप, निवास क्षेत्र। एस्किमो का मैंने आपको मानचित्र के द्वारा तो बता दिया कहां निवास करते हैं, एक बार देख लेते हैं। एस्किमो पाए जाते हैं बेटा ग्रीनलैंड, अलास्का,
तीसरा आपके ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा और स्कैंडिनेविया किस जगह पाए जाते हैं? ये स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया। और पांचवा उत्तरी साइबेरिया, उत्तरी साइबेरिया कहां पाए जाते हैं? उत्तरी साइबेरिया में पाए जाते हैं। इन्हें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्या? हर जगह इनका नाम अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। इनके उपनाम भी देख लेते हैं। इनके उपनाम हैं, उपनाम किसके? एस्किमो के। एस्किमो के उपनामों के बारे में बात करें तो इनके उपनाम हैं, पहला है ग्रीनलैंड में इनको कहा जाता है एस्किमो। किस नाम से जाना जाता है? ग्रीनलैंड में एस्किमो के नाम से जाना जाता है। ग्रीनलैंड में इनको एस्किमो के नाम से जाना जाता है। ग्रीनलैंड में इनको एस्किमो के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में इन्हें स्कैंडिनेविया में लैप्स, समाप्त की तरफ है तो इसे लैप्स के नाम से जाना जाता है। स्कैंडिनेविया में लैप्स के नाम से जाना जाता है। और उत्तरी साइबेरिया में इन्हें चकची, उत्तरी साइबेरिया में चकची, तुंग, चकची, तुंग तथा याकुत, चकची, तुंग तथा याकुत के नाम से भी जाना जाता है। तो दोबारा देखेंगे, इनके निवास स्थान है ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा, स्कैंडिनेविया, उत्तरी साइबेरिया, ये इनके निवास स्थान है। इन्हें ग्रीनलैंड में एस्किमो के नाम से जाना जाता है, कनाडा में स्कैंडिनेविया में लैप्स के नाम से जाना जाता है, उत्तरी साइबेरिया में चकची, तुंग और याकुत के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम आगे के तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि इनके जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है आर्थिक क्रियाकलाप। जो हमारा इसका दूसरा टॉपिक है वो है आर्थिक क्रियाकलाप। एस्किमो के आर्थिक क्रियाकलाप। दूसरा टॉपिक है आर्थिक क्रियाकलाप। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप में हम बात करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मोस्टली बात है वो है नंबर 1 आखेट। क्या है बेटा? आखेट। इनके आखेट के बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। और यहीं से आपको याद करने वाला टॉपिक भी स्टार्ट हो गया है। आपको ज्यादातर क्वेश्चन जो इसमें से बनते हैं वो आपको इसमें से देखने हैं, किस प्रकार आप इसके अंदर इनका अध्ययन करेंगे। तो अब बात करेंगे आखेट। इनके आखेट दो प्रकार के होते हैं। इनके आखेट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शीतकाल आखेट, शीतकालीन आखेट। नंबर 2 ग्रीष्मकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट को दो भागों में बांटा जाता है। शीतकालीन आखेट को दो भागों में बांटा जाता है। इसके अंदर जो शीतकालीन आखेट है उसे दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है माऊपाक, माऊपाक। क्या होता है बेटा? माऊपाक। फिर दूसरा जो होता है वो होता है इसके अंदर इतुरपाक। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं इतुरपाक। अब हम पहले बात करेंगे शीतकालीन आखेट की। किसकी बात करेंगे? शीतकालीन आखेट की। शीतकालीन आखेट में पहले बात कर रहे हैं हम माऊपाक।
और फिर उसके बाद में बात करेंगे इतुरपाक आखेट की बात करेंगे। तो पहला है हमारा माउपाक और फिर दूसरा है इतुरपाक। माउपाक को प्रतीक्षा विधि भी कहते हैं। प्रतीक्षा विधि भी कहते हैं, माउपाक को प्रतीक्षा विधि भी कहते हैं और इतुरपाक को चारा विधि भी कहते हैं। चारा विधि, माउपाक और इतुरपाक को, माउपाक को तो क्या कहा जाता है, प्रतीक्षा विधि, और इतुरपाक को चारा विधि के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं हम पहले माउपाक। नंबर 1 पे हम बात कर रहे हैं माउपाक। माउपाक क्या होता है? माउपाक, सबसे पहले हम बात करेंगे माउपाक। इसमें माउपाक क्या होता है? माउपाक एस्किमो द्वारा शीतकाल में किया जाने वाला एक आखेट होता है, जिसे बोलचाल की भाषा में प्रतीक्षा विधि भी कह सकते हैं। इस विधि में बर्फ के आधार पर अर्थात धरातल पर, का है बर्फ का, बर्फ के धरातल पर एस्किमो द्वारा छिद्र बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? छिद्र बनाया जाता है। इस छिद्र के ऊपर एक हड्डी का टुकड़ा रख दिया जाता है। हड्डी का टुकड़ा रख दिया जाता है, तब इस पे सील मछली, जब इस पे सील मछली आकर के शोषण क्रिया के लिए बाहर आती है। कौन सी मछली? सील। सील मछली श्वसन क्रिया के लिए बाहर आती है, तो यहां पर खड़ा हुआ एस्किमो, यहां पर खड़ा हुआ एस्किमो, एस्किमो जैसे ही सील मछली को बाहर निकलती है, तो इनके एक हथियार होता है जो भाला नुमा होता है। एक हथियार होता है जिसका नाम भाले के जैसा होता है, भाला जैसा होता है, जिसका नाम होता है हारफून। हारफून, हारफून, हारफून के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम देखते हैं कि हारफून के बारे में जो हथियार होता है उसका कैसे उपयोग करते हैं। जब एक एस्किमो बाहर की तरफ खड़ा होता है और सील मछली जब श्वसन क्रिया के लिए बाहर निकलती है, तो बाहर खड़ा हुआ एस्किमो जैसे ही हड्डी का टुकड़ा हिलता है, उसे भाले के द्वारा मार गिराता है। अर्थात सील मछली जब छिद्र से बाहर की तरफ झांकती है, तो बाहर खड़ा हुआ एस्किमो उसे भाले के द्वारा मार गिराता है। तो इस विधि के अंदर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस कारण इसे माउपाक अर्थात प्रतीक्षा विधि के नाम से जाना जाता है। दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, प्रतीक्षा विधि क्या होती है? माउपाक क्या होता है? शीतकाल में दो प्रकार के आखेट होते हैं। कैसे? एक तो होता है माउपाक, दूसरा होता है इतुरपाक। माउपाक के अंदर प्रतीक्षा विधि भी कहा जाता है। इसमें माउपाक में बर्फ के ऊपर एक छिद्र बनाया जाता है। उस छिद्र पर जैसे ही चील मछली श्वसन क्रिया के लिए बाहर आती है, तो बाहर खड़ा हुआ एस्किमो उसे हारफून नामक हथियार के द्वारा मार गिराता है। इसे माउपाक विधि कहते हैं। अब आप देखेंगे इतुरपाक चारा विधि। नंबर 2 पे देखेंगे आप चारा विधि। अब बात कर रहे हैं हम इतुरपाक। इसमें क्या होता है? धरातल पर अर्थात बर्फ के धरातल पर, बर्फ के धरातल पर, धरातल पर दो छिद्र बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? दो छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र पर एक एस्किमो खड़ा होता है और दूसरे छिद्र पर दूसरा एस्किमो खड़ा होता है। पहले पर एक एस्किमो, दूसरे पर दूसरा एस्किमो, दूसरा एस्किमो खड़ा होता है। दूसरा एस्किमो द्वारा चारा डाला जाता है, चारा डाला जाता है। ठीक है? जैसे ही मछली चारा खाने बाहर आती है, पहला एस्किमो हारफून हथियार द्वारा सील मछली का
सील मछली का शिकार कर लेता है, सील मछली का शिकार कर लेता है, हार्पून के द्वारा सील मछली का शिकार कर लेता है। आ गया समझ में कि तो क्या होती है चारा विधि? इतुरपाक या चारा विधि में धरातल पर दो छिद्र बनाए जाते हैं। इसमें कितने थे? एक छिद्र। इसमें दो छिद्र बनाए जाते हैं। दोनों छिद्र पर एक एक एस्किमो खड़े हो जाते हैं। एक एस्किमो चारा डालता है तो दूसरा एस्किमो हार्पून नामक हथियार लेकर के खड़ा रहता है। इस विधि को इतुरपाक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ग्रीष्मकालीन आखेट। इसे ग्रीष्मकालीन आखेट होता है, इसे आप उतोक कहते हैं। क्या कहते हैं? उतोक। ग्रीष्मकालीन आखेट को किस नाम से जाना जाता है? उतोक के नाम से जाना जाता है। इसमें ये जो होता है, इसमें कैरिबो, कैरिबो, कैरिबो का मतलब 12 सिंघा, सिंघा, 12 सिंघा, रेंडियर, रेंडियर जो कुत्ते होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्रुवीय भालू, इसके अलावा खरगोश, कंदमूल फल, कंदमूल फल आदि का सेवन भी करते हैं। तो इसे ग्रीष्मकालीन आखेट कहा जाता है, इसे शीतकालीन आखेट कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इनके द्वारा क्या किया जाता है ग्रीष्मकालीन आखेट में। ये लोग क्या करते हैं? कुत्तों की सहायता का प्रयोग करते हैं। कुत्तों के द्वारा भी सील मछली, व्हेल मछली और सी लाइन, इन तीन मछलियों का शिकार करते हैं। सील, वेल और सी लाइन, इनका जीवन चक्र, इनका जीवन चक्र सील, वेल और सी लाइन, सील, वेल और सी लाइन मछलियों पर निर्भर करता है। इनका जो जीवन चक्र है वो सील, वेल और सी लाइन मछलियों पर निर्भर करता है। अर्थात ग्रीष्मकालीन में, ग्रीष्मकालीन आखेट को उतोक कहते हैं। ये कैरिबो, रेंडियर, ध्रुवीय भालू, खरगोश, कंदमूल फल खाते हैं तथा कुत्तों के द्वारा सील, वेल और सी लाइन मछलियों का भी शिकार करवाते हैं। इस तरीके से आखेट जो है वो आर्थिक क्रिया में हमारा कंप्लीट होता है। आखेट के द्वारा आपने देखा कि किस तरीके से आखेट करते हैं। अब हम बात करेंगे इनके भोजन की। जो इनका भोजन है वो इनके किस तरीके से किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आर्थिक क्रिया में वो होगा भोजन। आर्थिक क्रिया में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भोजन। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो होगा भोजन। किसका है? एस्किमो का भोजन। इनका भोजन पूर्णतः, ये आपको मैंने पहले बता दिया, एस्किमो एक ऐसी जनजाति है जो पूर्णतः मांसाहारी होती है। ये पूर्णतः मांस खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। इनका मुख्य भोजन सील मछली होती है तथा सील मछली के द्वारा ही अपना पूर्णतः भरण पोषण करते हैं। इसके अलावा इनका जीवन तीन मछलियों पर डिपेंड करता है। सील, नंबर 2 वेल और सी लाइन, नंबर 3 पे है सी लाइन, सी लाइन। ये सी लाइन मछली तीनों पे कर सकता है। इसको दूसरा नाम है वालरस, वालरस, वालरस के नाम से भी जाना जाता है। सी लाइन को वालरस के नाम से भी जाना जाता है। सील, वेल और सी लाइन जिसे वालरस के नाम से भी जाना जाता है। इनके भोजन का मुख्य आधार होता है। इसके अलावा ये ध्रुवीय भालू, खरगोश, आपके क्या कहते हैं कैरिबो, बारासिंगा, रेंडियर, कंदमूल फल, इनका भी ये सेवन
करते हैं। अब इनके वस्त्र की बात करते हैं। तीसरा जो टॉपिक है इनका वो है वस्त्र। जो इनका तीसरा टॉपिक है बेटा वो है वस्त्र। अब इनके पहनावे के बारे में बात करते हैं। इनका पहनावा स्त्री व पुरुषों में, इनका जो पहनावा होता है वो स्त्री व पुरुषों में एक समान होता है, एक समान होता है। इनके अंदर स्त्री पुरुष एक समान वस्त्र पहनते हैं, अर्थात महिला और पुरुष एक समान के वस्त्र पहनते हैं। इनके वस्त्रों में विशेष क्वेश्चन बनता है कि किस तरीके से इनके वस्त्र हैं। इनके वस्त्रों में बात करेंगे तो जो फुल आस्तीन का अर्थात बाहेंदार, जो इनके बाहेंदार वस्त्र होता है, जो आप फुल स्लीव की शर्ट पहनते हैं, जिस तरीके से फुल स्लीव का जो बाहेंदार वस्त्र होता है, इनके अंदर स्त्री पुरुष एक जैसे वस्त्र पहनते हैं। और जो बाहेंदार वस्त्र फुल स्लीव का, जो आपका जैसे फुल स्लीव की आप शर्ट वगैरह पहनते हैं, इसमें स्त्री पुरुष एक समान वस्त्र पहनते हैं। जो बाहेंदार फुल स्लीव का जो वस्त्र होता है उसे तिमियाक कहा जाता है। तिमियाक कहा जाता है। इनमें जो फुल स्लीव का शर्ट होता है उसे तिमियाक के नाम से जाना जाता है। अर्थात स्त्री पुरुष एक समान कपड़े पहनते हैं और जो फुल स्लीव का ऊपर की तरफ कपड़े पहना जाता है उसे तिमियाक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसके ऊपर एक हाफ जैकेट पहनी जाती है, हाफ आधी बाजू का वस्त्र पहना जाता है, अर्थात आधी बाजू का वस्त्र, जिसे आप जैकेट भी कह सकते हैं। जैकेट पहना जाता है, उसे अनोहक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनोहक के नाम से जाना जाता है। अर्थात हाफ स्लीव की, फुल स्लीव के ऊपर हाफ स्लीव की पहनी जाने वाली जैकेट अनोहक कहलाती है। इनके फुल स्लीव के ऊपर हाफ स्लीव की जैकेट अनोहक कहलाती है। इनके पांव में पहने जाने वाला वस्त्र, इनके पांव में पहने जाने वाले जो शूज होते हैं, इनके पांव में पहने जाने वाले जो शूज होते हैं वो सील मछली की हड्डियों से बने होते हैं। जो शूज होते हैं, जो जूते होते हैं वो सील मछली की हड्डियों से बने हुए होते हैं। इनका पूरा जीवन किस पे है? सील मछली पे। तो सील मछलियों की हड्डियों से बने हुए होते हैं, जिन्हें कार्मिक कहते हैं। उन्हें कार्मिक या मुकुलस के नाम से भी जाना जाता है। कार्मिक या मुकुलस के नाम से भी जाना जाता है। इनके पांव में पहने वाले जाले वाले जूते कार्मिक या मुकुलस के नाम से भी जाना जाता है। अब वापस एक बार वस्त्र देखेंगे इनके। स्त्री पुरुष एक समान वस्त्र पहनते हैं। जो फुल स्लीव की होती है अर्थात बाहेंदार वस्त्र होता है उसे तिमियाक कहते हैं। आधी बाजू के वस्त्र को अनोहक कहते हैं। जूते जो सील मछली की हड्डियों से बने होते हैं उन्हें कार्मिक या मुकुलस के नाम से जाना जाता है। ये आपके तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन इन तीनों चीजों में से बनता है कि स्त्री पुरुषों के वस्त्र में जो फुल स्लीव का पहना जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? अर्थात तिमियाक के नाम से जाना जाता है। हाफ स्लीव का अनोहक के नाम से, जूते व कार्मिक जो मुकुलस है वो एक तरीके से जो इनका शूज होते हैं, इनके पांव के जूते होते हैं, उन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। अब हम इनके ग्रहों के बारे में बात करेंगे, अर्थात इनके मकानों के बारे में बात करेंगे। अब इनके जो आपका आर्थिक क्रिया में पहला तो आपने पढ़ लिया कि आखेट कैसे किया जाता है। आखेट के दो प्रकार आपने देख लिए। अब इनका भोजन देख लिया, भोजन के बाद में इनके वस्त्र देख लिए। अब इनके निवास गृह के बारे में बात करते हैं। तो निवास गृह किस तरीके से है देखेंगे। देखिए, आर्थिक क्रिया में इनके चौथा जो टॉपिक है वो है निवास गृह। इनके रहने का घर, हमारे घर जैसे होते हैं वैसे ही इनके भी घर होते हैं। एस्किमो जनजाति जो है वो आपको पता है वातावरण के अंदर रहती है, तो वातावरण के मध्य रहने के कारण इनके मकान भी सर्दी गर्मी में अलग अलग होते हैं। कैसे? जो ये लोग सर्दी के समय मकान बनाते हैं वो बर्फ के बने हुए होते हैं, गुंबदाकार होते हैं, जिन्हें शीतकालीन मकान के नाम से जाना जाता है, जिन्हें इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू। शीतकालीन मकानों को इग्लू के नाम से जाना जाता है। इग्लू की क्या विशेषता होती है आपको मैं बता देता हूं। देखिए,
इग्लू धरातल से 2-3 फीट ऊंचे ही बने होते हैं, अंदर गुंबदाकार होता है, ठीक है, अंदर गुंबदाकार होता है। इसके अंदर घर में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को रैंकर के अंदर जाना पड़ता है। जो व्यक्ति विशेष इस घर में अंदर की तरफ प्रवेश करता है वो अंदर रैंक करके जाता है तथा बाहर घर के सील मछली की चर्बी का पर्दा लगा हुआ होता है। दूसरा, इस मकान के अंदर गर्मी बनाए रखने के लिए सील मछली की चर्बी को जलाया जाता है। किसको जलाया जाता है? सील मछली की चर्बी को जलाया जाता है, जिससे अंदर का टेम्परेचर बना रहे। दूसरा, इग्लू इस प्रकार के मकान होते हैं जिनसे गुंबदाकार मकान के नाम से भी इनको जाना जाता है, जो शीतकाल में बनाए जाते हैं। अर्थात शीतकाल में बनाए जाने वाले मकानों को किस नाम से जाना जाता है? इग्लू के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे ग्रीष्मकालीन मकान में, गर्मी में बनाए जाने वाले मकान, इन्हें कर्मक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कर्मक। इन्हें कर्मक के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म काल में बनाए जाने वाले मकान बेटा कर्मक कहलाते हैं। इन मकानों की क्या विशेषता होती है? देखिए, ये सील मछली की जो खाल होती है उसे टेंट तंबू बना करके या भूमिगत सुरंग के रूप में, भूमि को खोद के सुरंग के रूप में बनाए जाते हैं। इसमें पेड़ पौधे छाल पत्तियों का प्रयोग भी किया जाता है। कर्मक सील मछली की चर्बी का प्रयोग ना करके उसकी खाल का प्रयोग करके भी इनका मकानों का निर्माण किया जाता है। आज हम इस टॉपिक में इन निवास स्थान तक ही बात करेंगे। अगला टॉपिक हम अगली क्लास में लेंगे। उससे पहले मैं आपको इसमें गृह कार्य देना चाहूंगा। गृह कार्य में क्या क्या देंगे, एक बार आप प्रश्न देखिए। देखिए इसमें प्रश्न क्या बनता है। नंबर 1, एस्किमो को किस किस नाम से जाना जाता है? किस किस नाम से जाना जाता है? नंबर 2, निवास स्थान, निवास स्थान, आपको निवास स्थान के नाम बताने, किस किस जगह ये निवास स्थान करते हैं। नंबर 3, वस्त्र, एस्किमो के वस्त्र कौन कौन से हैं? जो फुल बाई का होता है, हाफ बाहों का होता है, जूते होते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। नंबर 4 में आपको बताना है कि ये किस मछलियों का प्रयोग करते हैं, कौन कौन सी मछलियों का प्रयोग करते हैं। आपको यह बताना है कि बुशमैन अपनी एस्किमो अपने लाइफ स्टाइल में किन किन मछलियों का प्रयोग करते हैं। 3 मछलियां हैं, सील, वेल और सी लाइन, उनके बारे में आपको इसमें बताना है। नंबर 5, निवास ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? निवास ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? अंतिम में अभी आपने पढ़ा निवास ग्रह कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। शीतकालीन किस तरीके के होते हैं और ग्रीष्मकालीन किस तरीके के होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। इसके आगे का टॉपिक अगली क्लास में।